नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हिंदी व्याकरण का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है क्रिया। ये इसीलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि वाक्य के निर्माण में क्रिया का होना बेहद आवश्यक है। यानी मैं अगर यूं कहूं कि कोई वाक्य क्रिया के बिना क्रिएट हो ही नहीं सकता, ये वाक्य का अनिवार्य अंग है। कोई भी वाक्य बिना कर्ता के बन सकता है, बिना कर्म के बन सकता है, लेकिन बिना क्रिया के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। इसलिए क्रिया अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज की क्लास में हम क्रिया के विषय में विस्तार से जानने का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का काम क्या है, क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं और क्रिया से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये जो शब्द है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो इस प्रकार से करना चाहिए। इसमें कै जो है वो स्वर विहीन है और ये जो ई की मात्रा है ये रै पर लगी हुई है, रै पर लगी हुई है, तो इसका शुद्ध उच्चारण होगा क्रिया। जबकि हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, कै पर भी हम ई की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं और रै पर भी ई की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं और इसका उच्चारण कर रहे हैं क्रिया। क्रिया इसका उच्चारण नहीं होगा, इसका उच्चारण है क्रिया, क्रिया इसका उच्चारण होगा। ठीक है। खैर, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में, किसी कंपटीशन परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इसके उच्चारण के विषय में थोड़ी जानकारी हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो क्रिया है किसे कहते हैं। मैं आपको बता ही चुका हूं कि वाक्य का अनिवार्य अंग है क्रिया, और क्रिया किसे कहते हैं तो हमने समझा होगा, हमने पढ़ा होगा, हम जानते हैं इस बारे में। जिन शब्दों से, मैं यहां नोट कर देता हूं, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना, दो चीजें हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना, देखो दो चीजें निकलकर हमारे सामने आती है, एक तो है कार्य का करना और एक है कार्य का होना। यहां से प्रश्न किया जा सकता है। आपको 4 वाक्य देंगे किसी प्रश्न में, ए ब से दे, और पूछा जाएगा कि कार्य का करना क्या होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कार्य का करना पाया गया है, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कार्य का होना पाया गया है। तो कार्य का करना का क्या अभिप्राय है और कार्य का होना का क्या अभिप्राय है, इसके विषय में समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा यूं समझ लेते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं पढ़ना, हंसना, रोना, लिखना, खाना, पीना, आदि आदि आदि। ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं। पढ़ना, हंसना, रोना, लिखना, खाना, पीना। आमतौर पर हिंदी में जितनी भी क्रियाएं हैं उनके पीछे हम ना प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। जैसे पढ़ना, हंसना, रोना, लिखना, खाना, पीना, आना जाना, कूदना, उछलना, सबके पीछे आमतौर पर सामान्यतः हम ना प्रत्यय का प्रयोग देखते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहा जाता है, धातु। ये पूछा जा सकता है धातु क्या है। देखिए, संस्कृत में धातु की कंसेप्ट जो है वो थोड़ी सी भिन्न है। हिंदी में इसका थोड़ा प्रकार हमें अलग देखने को मिलता है। इसकी डेफिनेशन होगी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप कैसे, जैसे मैंने यहां लिखा पढ़ना, ठीक है, इसमें से यदि मैं ना प्रत्यय को अलग कर देता हूं, ना प्रत्यय हटा देता हूं, तो जो पीछे बचा वह मूल रूप है। अर्थात
पढ़ना में पढ़ धातु है। इसी प्रकार से लिखना, लिखना में मूल रूप क्या है? मूल रूप है लिख, ना तो प्रत्यय लगाया हुआ है तो लिख क्या है? धातु है। तो ना प्रत्यय हटाने के बाद में जो बचता है उसे हम धातु कहेंगे हिंदी में। संस्कृत में थोड़ा सा अलग स्वरूप है। अब हम बात करते हैं कार्य का करना क्या है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कार्य का करना और होना। कार्य का करना क्या है और कार्य का होना क्या है, इनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन में समझा है, आप देखिएगा डेफिनेशन में हम समझना जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो ये कार्य का करना क्या है और कार्य का होना क्या है, इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, कार्य का करना अर्थात जहां प्राणीवाचक कर्ता, ध्यान रखना प्राणीवाचक कर्ता है वो मौजूद है, वहां कार्य का करना माना जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, यहां पर लिखना क्रिया जो है वो कार्य का करना का बोध कराती है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में आप देखोगे कि लिखना क्रिया किसके द्वारा संपादित हो रही है? राम के द्वारा संपादित होते हैं। राम क्या है? राम यहां पर प्राणी है, ध्यान रखना। ये वो करता है जो प्राणीवाचक है। तो प्राणीवाचक जो कर्ता होता है और उसके द्वारा क्रिया संपादित की जाती है तो वो कार्य का करना के अंतर्गत आएगी। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं कि रमा विद्यालय गई, छोटे छोटे वाक्य लेते हैं हम ताकि कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। रमा विद्यालय गई, यहां पर रमा जो है वो प्राणीवाचक करता है और यहां पर जाने का कार्य जो है वो रमा के द्वारा संपादित हो रहा है। तो हम यूं कहेंगे कि यहां जो जाना क्रिया है, ये जाना क्रिया का भूतकालिक रूप है गया। मूल क्रिया जाना है और उसका भूतकालिक रूप, उसकी हम अगर अंग्रेजी के हिसाब से मैं बात करूं तो उसकी सेकंड फॉर्म यहां पर क्या है? गई। तो ये गई क्रिया जो है वो रमा के द्वारा संपादित, इसलिए यहां पर गई या मैं कहूं जाना क्रिया जो है उसे हम कार्य का करना के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। तो सीधी सी कंसेप्ट है, जिन वाक्यों में किसी प्राणीवाचक कर्ता के द्वारा क्रिया संपादित की जाती है वो कार्य का करना है। ठीक है। दूसरी बात कार्य का होना। अब ये कार्य का होना क्या है, आइए इसके विषय में बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं गांव के उस तरफ एक नदी बहती है, गांव के उस तरफ एक नदी बहती है। अगर मैं एक सेंटेंस यहां देखना आप लोग, ये जो है बहना क्रिया, ये कार्य का करना नहीं अपितु कार्य का होना का बोध कराती है। क्यों? क्योंकि यहां पर गांव के उस तरफ एक नदी बहती है, नदी अपने आप बह रही है, नदी को कोई प्राणीवाचक कर्ता बहा नहीं रहा है, यह स्वतः कार्य हो रहा है, इसलिए यह कार्य का होना। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं आज सर्दी बहुत तेज है, बहुत तेज है, यह क्या है? यह कार्य का होना। क्योंकि सर्दी का तेज होना ये नेचुरल एक्टिविटीज है, कार्य अपने आप हो रहा है, इसके पीछे कोई ह्यूमन नहीं है, इसके पीछे कोई प्राणीवाचक कर्ता नहीं है, इसलिए यह वाक्य किस श्रेणी में रखा जाएगा? ये कार्य का होना की श्रेणी में रखा जाएगा। अब देखिए सीधी सीधी कंसेप्ट आप यूं समझ लीजिए कि ये जो चीज है कार्य का करना मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, और कार्य का होना मतलब नेचुरल एक्टिविटीज। कार्य का करना ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं जो है वो कार्य का करना के अंतर्गत, और जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, नदी का बहना प्राकृतिक क्रिया, सर्दी का पड़ना, वर्षा का होना, फूल का खिलना, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल एक्टिविटीज है, तो वो कार्य का होना के अंतर्गत आएगी। यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। प्रश्न इस प्रकार से क्रिएट होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से 4 वाक्य देंगे, अ, ब, स और द।
अलग अलग वाक्य लिखे हुए होंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कार्य का करना पाया गया है या फिर कार्य का होना पाया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर किसी वाक्य में ह्यूमन एक्टिविटीज है मतलब वो कार्य का करना है, अगर किसी वाक्य में नेचुरल एक्टिविटीज है तो फिर वो कार्य का होना है। राइट, चलिए अब आगे बात करते हैं प्रकार, क्रिया के प्रकार। डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में हमने ये भी समझ लिया कि कार्य का करना क्या है, कार्य का होना क्या है। अब बात करेंगे कार्य क्रिया के प्रकार क्या, द टाइप्स ऑफ वर्ब। तो आमतौर पर सामान्यतः जब हम बात करें तो कर्म के आधार पर सबसे पहले बात करेंगे। वैसे क्रिया के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन मूल रूप से जब हम क्रिया के प्रकार की बात करते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार की बात करते हैं, तो क्रिया के दो ही प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। देखिए एक शब्द आया कर्म, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट। और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है। एक होती है अकर्मक क्रिया, अकर्म, और एक होती है सकर्म। अकर्म, अकर्मक, सकर्म, सकर्मक। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया को और सकर्मक क्रिया को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कर्म किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए एक हमारी भ्रांत धारणा है, मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से संपर्क किया, एक भ्रांत धारणा है हमारी। हम ये मानते हैं कि एक वाक्य दिया हुआ है, एक वाक्य में कर्ता को हटा दो और क्रिया को हटा दो, पीछे जो कुछ भी बचे वो कर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिखता हूं कि सीता विद्यालय गई, ठीक है। यहां सीता क्या सब्जेक्ट, गई क्या वर्ब। इन दोनों को हटाने के बाद में पीछे क्या बचा, विद्यालय, तो हम इसको वर्ब मान लेते हैं। ये वर्ब नहीं है, ये क्रिया नहीं है। तो थोड़ी सी अपनी कंसेप्ट को हमें दुरुस्त करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कर्ता हटाने के बाद में और क्रिया हटाने के बाद में जो कुछ बचे वो हमेशा वर्ब होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म की डेफिनेशन क्या है। अगर हम ग्रामर की बात करें, अगर हम व्याकरण की बात करें, तो कर्म का मतलब है कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का, कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव जिस पर हो या जिस पर होता है वह कर्म कहलाता है, वह कर्म कहलाता है। यह अपने को ध्यान रखना है। यह है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव जिस पे होता है वह कर्म कहलाता है। यानी कर्ता ने कोई काम किया, उसके काम करने से जिस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़े, यानी जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वही ऑब्जेक्ट है, वही कर्म। अब ये तो हो गई व्याकरण की परिभाषा। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कर्ता के द्वारा संपादित क्रिया का किस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। और पड़ रहा है तो अगर मान लीजिए उसमें 2-3 शब्द बच गए कर्ता और क्रिया को हटाने के बाद में, तो किस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ रहा है, उसकी हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक मैं ट्रिक आप लोगों को बताता हूं कर्म की पहचान करने के लिए। एक ट्रिक आप लोगों को बताता हूं, कर्म की पहचान, द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कर्म की पहचान कैसे की जाती है। आपको क्या करना है, आपको क्रिया से पूर्व क्या और किसको, इन 2 शब्दों का प्रयोग करके
हम कर्म की पहचान कर सकते हैं। क्रिया से पहले क्या, एक तो क्या है और एक किसको है, इन दोनों में से किसी का प्रयोग करके हम एक प्रश्न क्रिएट करेंगे। सिर्फ क्या और किसको, कहां, क्यों, कब, कैसे, कितना, इनका प्रयोग नहीं करना है। क्या और किसको, इन दो का ही प्रयोग करना है। अब क्या का प्रयोग कहां करेंगे, ध्यान रखना है। यदि ऑब्जेक्ट, वाक्य में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमें लगता है कर्ता और क्रिया को छोड़ने के बाद में जो शब्द दिया हुआ है, यदि वो प्राणीवाचक है, यदि वो प्राणीवाचक है, तब तो हमें क्या करना है, तब तो हमें किसको का प्रयोग करना है, अप्राणीवाचक। सॉरी, यहां मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर अप्राणीवाचक ऑब्जेक्ट है, अप्राणीवाचक कर्म है, तब तो हम क्या से प्रश्न क्रिएट करेंगे, क्या का प्रयोग करेंगे। और प्राणीवाचक कर्म है, प्राणीवाचक कर्म कैसा है, प्राणीवाचक, तो हम किसको का प्रयोग करेंगे, यह ध्यान रखना है। कैसे, आइए उदाहरण से हम समझते हैं। एक उदाहरण हमने यहां लिया कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यहां पर राम क्या है, कर्ता, मारना क्या है, क्रिया, पीछे क्या बच गया, रावण। रावण क्या है, प्राणी। तो प्राणी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, किसको का इस्तेमाल करते हैं, कर दो। राम ने, प्रश्न कैसे बनाना है सुन लो, कर्ता को भी साथ में रखना है, कर्ता को साथ में रखना है, कर्ता को छोड़ना नहीं है, अन्यथा समस्या हो सकती है। राम ने किसको मारा, राम ने किसको मारा, उत्तर मिलेगा रावण को। मिला उत्तर, प्रश्न बना, उत्तर मिला, तो जो उत्तर मिला वही कर्म है। रावण को मारा, तो रावण क्या है, ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा वाक्य लेता हूं कि रमा पुस्तक पढ़ती है, यहां पे रमा क्या है, सब्जेक्ट, पढ़ना क्या है, वर्ब। अब पुस्तक क्या है, तो पुस्तक अप्राणी है, निर्जीव है, तो हम क्या का इस्तेमाल करेंगे, क्या का। रमा क्या पढ़ती है, एक प्रश्न बन गया, उत्तर मिलेगा पुस्तक, तो पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो सीधी सीधी बात है, दो ही शब्द में काम में लेने हैं, क्या और किसको। ये दो शब्दों में काम में लेने, एक तो क्या, एक किसको। क्या का प्रयोग कब करना है, जब कर्म अप्राणीवाचक हो, तो हम क्या से प्रश्न क्रिएट करेंगे, और यदि कर्म प्राणीवाचक हो तो हम किसको से प्रश्न क्रिएट करेंगे। फिर से बता रहा हूं, सिर्फ क्या और किसको, कहां, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो इन दो शब्दों का प्रयोग करके हम कर्म की पहचान कर सकेंगे। और यदि हम कर्म की पहचान कर सके तो फिर इससे पहले जो हमने देखा है, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार अकर्मक और सकर्मक, ये दोनों क्रियाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी यदि हम कर्म की पहचान करना सीख लें तो। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। क्रिया के प्रकार में जो पहला है अकर्मक, अकर्मक क्रिया, देखो नाम से स्पष्ट है, अ धन कर्म। अ क्या है, अव्यय है, और अ का मतलब क्या होता है, नहीं। और कर्म का मतलब अभी हमने समझा ही ऑब्जेक्ट होता है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है वो अकर्मक है। यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है तथा कर्म की संभावना भी नहीं है, वह अकर्मक क्रिया होती है। ये लो जी, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं है और कर्म की संभावना भी नहीं है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो अकर्मक क्रिया है। दूसरी बात करते हैं, अभी हम उदाहरण से समझेंगे।
दूसरी बात करते हैं सकर्मक क्रिया। देखो ये भी नाम से स्पष्ट है, स धन कर्म, से का मतलब होता है साथ, जिस क्रिया के साथ कर्म है, जिस क्रिया के साथ कर्म है वो सकर्मक है। तो यहां देखिएगा, जिस, लिख देता हूं, जिस क्रिया के साथ कर्म है, अथवा दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो क्रिया के साथ कर्म है अथवा कर्म की संभावना है, वह सकर्मक क्रिया होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। ये लो जी, जिस क्रिया के साथ कर्म है, या तो कर्म है, मौजूद है, और यदि कर्म नहीं है तो फिर कर्म की संभावना की जा सकती है या संभावना बन सकती है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। अब देखिएगा, ये कंसेप्ट समझने के बाद में हमें कुछ उदाहरण समझने पड़ेंगे, अन्यथा बात स्पष्ट नहीं होगी। देखिए, आक्रमक और सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए दो तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, दो प्रकार के प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर जो है वो स्थिति पर डिपेंड करेगा। कैसे? पहला प्रकार तो यह है कि आपको सीधी सीधी कोई कुछ क्रियाएं दी जाएगी, जैसे आपको दिया जाएगा पढ़ना, लिखना, रोना, खाना, कूदना, सोना, हंसना, ये कुछ क्रियाएं आपको दी जाएगी, और आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित क्रियाओं में से अकर्मक क्रिया की पहचान करो या फिर सकर्मक क्रिया की पहचान करो। ठीक है। अब जैसे पढ़ना क्रिया, यहां कोई वाक्य नहीं है, सीधा सीधा कुछ क्रियाएं लिखी हुई होगी और आपको इन क्रियाओं की पहचान करनी है। एक प्रश्न दे देंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे है, और उसमें से अपने को अकर्मक पूछा है तो अकर्मक की छटनी करनी है, और सकर्मक पूछा है तो सकर्मक की छटनी करनी है। तो पढ़ना क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है? तो पढ़ना क्रिया सकर्मक है। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रश्न बनाते हैं, यदि अभ्यर्थी अपने विवेक से प्रश्न बनाता है, कोई भी प्रश्न जो आपके दिमाग में उपस्थित है बना लो। जैसे यहां पर मान लो किसी ने बना लिया कि राकेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, ये बना लिया। और किसी ने बना लिया रमेश पढ़ता है, बना सकते हैं ना। किसी ने पुस्तक कर्म का प्रयोग करके वाक्य बनाया है, अपने विवेक से बनाना है। और किसी ने कर्म का प्रयोग नहीं किया और सीधा ही वाक्य बना दिया, कर्ता और क्रिया का साथ लिखकर, रमेश पढ़ता है। अब आप देखोगे कि इस वाक्य में कर्म है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, फिर ये पढ़ना क्रिया सकर्मक क्यों हुई, कैसे हुई? देखिए, ऊपर वाला वाक्य जिसने बनाया उसके पास तो कर्म है, राकेश पुस्तक पढ़ता है, तो नो डाउट पढ़ना क्रिया सकर्मक हुई। लेकिन नीचे वाले वाक्य में कर्म की संभावना है, राकेश पढ़ता है, तो प्रश्न बनेगा राकेश क्या पढ़ता है? तो कुछ ना कुछ संभावित उत्तर तो मिल ही सकता है। उपन्यास पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, आत्मकथा पढ़ता है, जीवनी पढ़ता है, रिपोर्टाज पढ़ता है, यात्रा वृत्तांत पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो उत्तर मिल ही सकता है। तो कर्म की संभावना तो है, और संभावना है तो फिर ये पढ़ना क्रिया क्या मानी जाएगी? यहां मैं वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पर की बात कर रहा हूं। पढ़ना क्रिया क्या मानी जाएगी? सकर्मक क्रिया मानी जाएगी। इसी प्रकार से लिखना, तो लिखना क्रिया भी क्या लिखता है? पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, जीवनी लिखता है, कुछ भी उत्तर मिल सकता है, कर्म की संभावना है। तो पढ़ना क्रिया क्या है? ये भी सकर्मक है। लेकिन रोना क्रिया सकर्मक नहीं है, यह अकर्मक है। क्यों? क्योंकि आप किसी प्रकार का वाक्य बना लो, जैसे मैंने लिखा बच्चा रो रहा था, तो आप वाक्य बनाओगे बच्चा क्या रो रहा था? बनता है क्या प्रश्न? नहीं बनता।
और जब नहीं बनता तो फिर उत्तर की तो संभावना ही नहीं, और संभावना नहीं तो रोना क्रिया क्या है, सदैव अकर्मक। इसी प्रकार से आगे की क्रियाएं, जैसे खाना, ये सकर्मक हो जाएगी। क्या खाता है, चावल खाता है, रोटी खाता है, सब्जी खाता है, कुछ भी। और कूदना, क्या कूदता है, नहीं, कोई प्रश्न नहीं बनता, अकर्मक। इसी प्रकार से सोना, ठीक है, मैंने बना दिया राम अपने कमरे में सो रहा था या सो रहा है, तो अगर वाक्य बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, राम अपने कमरे में क्या सो रहा था, प्रश्न ही नहीं बनता तो ये अकर्मक है। और इसी प्रकार से हंसना क्रिया जो है ये भी अकर्मक है। तो एक तरह का तो प्रश्न ये हो गया कि आपको कुछ क्रियाएं दी हुई होगी, वाक्य नहीं दिया जाएगा, वाक्य अपने हिसाब से क्रिएट करना है, अपनी कल्पना से क्रिएट करना है, तो फिर वो अकर्मक और सकर्मक की पहचान। दूसरा क्या होगा, आपको वाक्य दिया जाएगा। जो दूसरा तरीका है, दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, वो आपको दिया जाएगा वाक्य, और फिर वाक्य में आपको पहचान करनी होगी कि अमुक वाक्य में जो क्रिया दी गई है वो अकर्मक है या सकर्मक है। यहां हम दो उदाहरण समझेंगे और उसके आधार पर मैं स्पष्ट करेंगे। देखो, पहला एक उदाहरण मैं यहां लेता हूं, एक प्रश्न यहां लेता हूं, मैंने 4 वाक्य लिखे हैं और इसमें लिखता हूं मैं अकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। अब देखो 4 वाक्य में यहां लेता हूं, मैंने लिखा कैलाश पौधों को सींचता है, कैलाश पौधों को सींचता है, राइट। इसी प्रकार से हमने लिख दिया कि आकाश आज जयपुर जाएगा, नरेश ने सब्जी पकाई और रीमा कल पत्र लिखने बैठी। अब हमें अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। आप देखोगे पहला वाक्य, कैलाश पौधों को सींचता है। कैलाश क्या सींचता है, पौधों को। इसमें कर्म है, कर्म है तो सींचना क्रिया क्या हुई, सकर्मक। नरेश ने सब्जी पकाई, नरेश ने क्या पकाई, सब्जी। सब्जी क्या है, कर्म, तो पकाना क्रिया क्या हुई, सकर्मक। सीमा कल पत्र लिखने बैठी, क्या लिखने बैठी, पत्र, तो पत्र क्या है, कर्म, कर्म है तो लिखना, ये क्रिया क्या हुई, ये सकर्मक हुई। लेकिन आप देखोगे कि आकाश आज जयपुर जाएगा, आकाश आज क्या जाएगा, बनता है क्या, प्रश्न नहीं बनता, इसलिए जाना क्रिया क्या हुई, जाएगा क्रिया क्या हुई, अकर्मक। तो इसमें 2 नंबर जो वाक्य है वो सही है, ठीक है। अकर्मक क्रिया की पहचान हमसे करवाई गई है और हमने अकर्मक क्रिया की पहचान कर ली। अब अगर ये पूछे, अब कुछ मैं आपको ऑप्शंस चेंज करता हूं, जैसे यहां मैंने चेंज कर दिया, यहां मैं चेंज कर देता हूं, कैलाश पौधों को सींचते हैं, आकाश आज जयपुर जाएगा, और इसी प्रकार से सीमा पढ़ रही है, सीमा पढ़ रही है, और नीरू ने फिल्म देखी। ओके, अब देखिएगा, कैलाश पौधों को सींचता है तो हम ये समझ चुके हैं, तो सकर्मक है। आकाश आज जयपुर जाएगा, ये अकर्मक। सीमा पढ़ रही है और नीरू ने फिल्म देखी, क्या देखी, फिल्म, ये भी सकर्मक। अब यहां हमारे कंफ्यूज होगा कि सर यहां कर्म नहीं है, यहां भी कर्म नहीं है, तो क्या इसमें
ये प्रश्न डिलीट होने वाला है, या इसमें दो उत्तर सही हैं? नहीं, उत्तर यही सही है, आकाश आज जयपुर जाएगा। क्योंकि इस वाक्य में सीमा पड़ रही है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कर्म की संभावना बनी हुई है। आप यहां पर कोई भी संभावित कर्म यूज कर सकते हो। सीमा पड़ रही है, सीमा क्या पड़ रही है? आप जोड़ सकते हो, सीमा उपन्यास पढ़ रही है, सीमा कहानी पढ़ रही है, सीमा कविता पढ़ रही है, सीमा पुस्तक पढ़ रही है। तो यहां संभावना है, लेकिन यहां तो संभावना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में संभावना नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये जो वाक्य है वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत यहां जो जाना क्रिया वो अकर्मक में आएगी, ये नहीं आएगी। अब थोड़ा प्रश्न चेंज करते हैं, देखो दूसरा ले लेते हैं पेज, सकर्मक क्रिया की पहचान करो। दूसरा प्रश्न, सकर्मक क्रिया की पहचान कीजिए। यहां मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं, एक ऑप्शन वही लिखता हूं, मैंने लिखा सीमा पड़ रही है, ठीक है। दूसरा मैं लिखा हूं कि नरेश आज जयपुर जाएगा। तीसरा, रमा खाना, चेंज करते हैं इसको, रमा सो चुकी है, बच्चे हंस रहे थे। ये लो जी। अब देखो सकर्मक क्रिया की पहचान हमसे करवाई गई है, तो अभी हम देखते हैं कि नरेश आज जयपुर जाएगा। इस वाक्य में कर्म, इस वाक्य में कर्म नहीं है। अकर्मक, रमा सो चुकी है, अकर्मक बच्चे हंस रहे हैं, अकर्मक। कर्म है भी नहीं और कर्म की संभावना भी नहीं। लेकिन इस वाक्य में सीमा पड़ रही है, इस वाक्य में कर्म की संभावना है, इस वाक्य में कर्म की संभावना है। कर्म है नहीं, लिखा हुआ नहीं है, उल्लेख नहीं है कहीं भी, लेकिन संभावना है, इसीलिए पड़ रही है। यह वाक्य सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य माना जाएगा। पिछले वाक्य में आपने देखा, हमने देखा अकर्मक क्रिया के बारे में बात थी, कैलाश पौधों को खींचता है, सकर्मक। आकाश आज जयपुर जाएगा, अकर्मक। सीमा पड़ रही है, सकर्मक। और नीरू ने फिल्म देखी, ये सकर्मक। तो इसमें आकाश आज जयपुर जाएगा, ये अकर्मक। इस वाक्य में सीमा पड़ रही है, ये सकर्मक थी। दूसरा वाक्य हमने देखा, उसमें भी सीमा पड़ रही है, सकर्मक, सकर्मक। अब तीसरा प्रकार और देखिए, एक उदाहरण हम और लेते हैं, उससे बात को और ज्यादा स्पष्ट करेंगे। सीमा पड़ रही है, सकर्मक। अब एक बार इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं और लेते हैं अकर्मक क्रिया की पहचान। एक प्रश्न और क्रिएट करेंगे तो बाकी की बात स्पष्ट होगी। अकर्मक क्रिया की पहचान करो। वही उदाहरण लेता हूं मैं, सीमा पड़ रही है, ठीक है ये। और दूसरा उदाहरण लेते हैं कि नरेश ने पत्र लिखा, रमा ने खाना खाया। एक सेकंड, नरेश ने खाना खाया और गणेश ने यह नाटक देखा है। ये लो जी। अब देखो अकर्मक पूछा है, नरेश ने पत्र लिखा, इसमें कर्म है। रमा ने खाना खाया, इसमें भी कर्म है। और गणेश ने यह नाटक देखा है, नाटक कर्म है। तीनों में कर्म है।
ये क्या है, ये तीनों ही सकर्मक है और सीमा पड़ रही है, यहां पे कर्म नहीं है। इसीलिए इस ऑप्शन में, इस प्रश्न में, ये जो चार ऑप्शन है इनके जब हम आपस में तुलना करेंगे तो ये वाक्य अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य माना जाएगा। आप कह रहे हो सर ऐसे कैसे, अभी पिछले वाक्य में तो आप देखो कि सीमा पड़ रही है, आपने सकर्मक माना है, इसको सकर्मक माना है, बाकी तीन अकर्मक थे, ये सकर्मक माना है। इससे पिछले वाक्य में भी आपने सीमा पड़ रही है, इसको क्या माना, सकर्मक माना। लेकिन जो तीसरा उदाहरण है उसमें स्थिति बदल गई है, इसमें सीमा पड़ रही है अकर्मक। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वाक्य देते हैं, जब प्रश्न देते हैं, तो जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य की तुलना बाकी के तीन ऑप्शन से अपने को करनी है। बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो किस हद तक सकर्मक या अकर्मक है, तो यहां जब हम इनकी चारों की तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो यहां वाक्य नंबर 2 जो है उसमें स्पष्ट रूप से कर्म का उल्लेख है, वाक्य नंबर 3 में स्पष्ट रूप से कर्म का उल्लेख है और चौथे में भी स्पष्ट रूप से कर्म का उल्लेख है। तो चूंकि स्पष्ट रूप से कर्म का उल्लेख है तो ये कर्म की संभावना नहीं लगानी है, लिखा हुआ है पहले से कर्म, इसीलिए ये तीनों ही सकर्मक। लेकिन ये जो पहला वाक्य है इसमें कर्म नहीं दिया हुआ है, आपको कर्म की संभावना करनी पड़ेगी और यहां तो दिया हुआ है, इसलिए ये इनकी तुलना करने पर ये यहां अकर्मक ही माना जाएगा। तो देखिए दो तरह से प्रश्न आएंगे, ये हमने देख ही लिया कि एक तो सीधी सीधी क्रिया दे रखी हो, स्वतंत्र क्रिया दे रखी हो, वाक्य में प्रयोग करके नहीं दे रखी हो, तब आप अपनी इच्छा से वाक्य बनाओगे, अपने विवेक से वाक्य बनाओगे। ठीक है, वो वाक्य किसी भी भांति का हो सकता है, फिर आपको क्या और किसको का प्रयोग करके वहां कर्म, या तो आपने जो वाक्य बनाया उसमें कर्म मौजूद रहेगा या फिर आपको कर्म की संभावना करनी है। यदि कर्म की संभावना होती है या कर्म है तब तो वो सकर्मक है, या कर्म है ही नहीं और संभावना भी नहीं तो फिर वो क्रिया कर्मक है। दूसरा आएगा वाक्य देकर, वाक्य देकर आएगा। जब वाक्य देकर आएगा तो आपको क्या करना है कि जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य की तुलना बाकी के तीन वाक्यों से करनी है। चार ऑप्शन हैं, बाकी के तीन, वहां वो अपने आप को कहां स्थापित करता है वाक्य, वो परिस्थितिवश सकर्मक भी हो सकता है और परिस्थितिवश अकर्मक भी हो सकता है। ये अपने को ध्यान रखना है, अन्यथा प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में, बाकी सरल कंसेप्ट है, हार्ड नहीं है, आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम क्रिया के प्रकार के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया 2 नंबर, सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया दो तरह की होती है भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, ये सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक कर्म का मतलब, भाई सकर्मक का मतलब क्या है, क्रिया के साथ कर्म है, कर्म अनिवार्य है। ठीक है, एक कर्मक का मतलब कर्म है लेकिन एक ही है, और द्विकर्मक का मतलब जहां कर्म एक से ज्यादा है वो द्विकर्मक है। तो ये तो सिंपल चीज है। एक कर्मक किसी भी वाक्य में, जैसे अगर मैंने ये लिखा कि रमा ने पत्र लिखा, ओके, यहां पे एक ही कर्म है, रमा ने क्या लिखा, पत्र, और पत्र यहां पर पूरे वाक्य में एक ही कर्म है, तो ये क्रिया क्या मानी जाएगी, ये क्रिया मानी जाएगी एक कर्मक। अब हम बात समझेंगे द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में कर लिए जाते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, द्वि मतलब दो, तो जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, द्विकर्मक। कैसे, आइए समझते हैं। देखो यहां मैंने एक वाक्य लिखा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सकर्मक क्रिया के अंतर्गत द्विकर्मक क्रिया। ये किसका भेद है, ये किसका भेद है, ये सकर्मक क्रिया का ही भेद है। एक उदाहरण हम लेते हैं कि मीरा ने भिखारी को
भोजन दिया, भोजन कराया, भोजन कराया। मीरा ने भिखारी को भोजन कराया। ठीक है, अब आप यहां देखोगे कि मीरा क्या है, मीरा तो सब्जेक्ट है और ये कराया क्या है, ये वर्ब है। यहां हमारे पास भिखारी और भोजन दो शब्द बच गए। आप क्या से प्रश्न करोगे, मीरा ने भिखारी को क्या कराया, भोजन, तो भोजन है ऑब्जेक्ट, और मीरा ने किसको भोजन कराया, यानी क्या और किसको, दोनों का प्रयोग हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट। यहां दो ऑब्जेक्ट है, भिखारी भी ऑब्जेक्ट है और भोजन भी ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ये जो कराया क्रिया है ये क्या मानी जाएगी, ये द्विकर्मक मानी जाएगी। इसी प्रकार से मैंने उदाहरण लिया कि राकेश ने गाय को चारा खिलाया। अब आप देखोगे यहां पे कि गाय और चारा दो ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरा। क्या खिलाया, चारा किसको खिलाया, गाय को, दो ऑब्जेक्ट है। तो ये खिलाना क्रिया क्या मानी जाएगी, ये खिलाना क्रिया द्विकर्मक मानी जाएगी। अब एक बात उठती है कि ये तो समझ में आ गया कि जहां क्या और किसको का प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग होगा, एक से अधिक कर्म होगा, वो द्विकर्मक होगा। लेकिन द्विकर्मक में चूंकि दो कर्म होते हैं, इसलिए प्रधान कर्म कौन सा है, प्रधान कर्म को हम मुख्य कर्म भी कहते हैं, और अप्रधान कर्म कौन सा है, अप्रधान कर्म को हम गौण कर्म भी कहते हैं। यानी ये जो दो कर्म हैं, भोजन और भिखारी, चारा और गाय, इनमें से प्रधान कौन सा है, मुख्य कौन सा है और गौण कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका उत्तर क्या से मिले, क्या से उत्तर मिले, वो तो होता है प्रधान। ध्यान रखना हमेशा। मीरा ने भिखारी को क्या कराया, भोजन, तो भोजन यहां प्रधान है, भोजन को हम कहेंगे मुख्य कर्म, प्रधान कर्म। और जिसका उत्तर किसको से मिले, जिसका उत्तर किसको से मिले, एक सेकंड, हाँ सर, नमस्ते। ठीक है, ठीक ठीक। तो हम बात कर रहे थे क्या से उत्तर मिले, वो प्रधान, और किसको से उत्तर मिले, जिसका उत्तर किसको से मिले वो होगा गौण कर्म। यहां पर गौण कौन है, भिखारी, क्योंकि उत्तर किसको से मिल रहा है, मीरा ने किसको भोजन कराया, भिखारी को, राकेश ने किसको चारा खिलाया, गाय को। तो नीचे वाले वाक्य में गाय गौण है, ऊपर वाले वाक्य में भिखारी गौण है। ऊपर वाले वाक्य में भोजन प्रधान है, मुख्य है, और नंबर 2 वाक्य में, नीचे वाले वाक्य में चारा ये मुख्य कर्म है। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, वो मैं आप लोगों को और बता देता हूं। देखो, इस प्रकार से कई बार इस प्रकार से वाक्य आ जाता है कि दिनेश ने भिखारी को पैसे दिए, पैसे दिए। अब आप देखना, दिनेश ने भिखारी को पैसे दिए, भिखारी और पैसे दो कर्म हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, जब देना क्रिया हो, स्पेशली देना क्रिया के विषय में यह नियम लागू होगा, देना क्रिया, उसको अपने को ध्यान रखना है। देना क्रिया जब हो तब अपने को यह देखना है कि जो चीज दी गई है उसमें किस प्रकार का भाव निहित है। देना क्रिया अगर हो तो वहां देखना है, एक तो देने के पीछे परोपकार का भाव है, और देकर वापस न लेने का भाव है, न लेने का भाव है। ये दो चीजें अपने को देखनी है। एक तो देना क्रिया परोपकार का भाव है, देने के पीछे परोपकार का भाव है, और देकर वापस नहीं लेने का भाव है, मैंने दे दिया वापस मुझे नहीं लेना है। तब देना क्रिया अगर हो तो फिर
ऑब्जेक्ट, विकारी ऑब्जेक्ट नहीं, ये माना जाएगा संप्रदान। ये तो मुख्य है, ये तो मुख्य कर्म है, तो यहां पर पैसों को माना जाएगा मुख्य। लेकिन जो गौण कर्म है फिर वो गौण कर्म नहीं होता, फिर वो संप्रदान होता है। कब? जब देना क्रिया हो, सिर्फ देना क्रिया की बात कर रहा हूं मैं। और देना भी कैसे? जहां परोपकार का भाव हो और देकर वापस नहीं लेने का भाव हो, तब जो गौण कर्म होता है। जैसे इस वाक्य में गौण कर्म कौन है? भिखारी। तो भिखारी को हम फिर कर्म नहीं मानेंगे, संप्रदान मानेंगे। और इस वाक्य में ये जो देना क्रिया है ये एक कर्मक ही मानी जाएगी, द्विकर्मक नहीं मानी जाएगी। कर्म एक ही है भाई, क्योंकि भिखारी तो संप्रदान हुआ, पैसे एक ही कर्म है, तो यहां देना क्रिया को एक कर्मक मानेंगे। ये अपने को ध्यान है रखना है। क्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, उसके बारे में हम अलग से बातचीत करेंगे। आज की क्लास में हमने क्रिया शब्द के उच्चारण को समझा, हमने समझा कार्य का करना क्या है, कार्य का होना क्या है। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी क्रिया, इसका उच्चारण है। फिर हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी धातु क्या चीज है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ना प्रत्यय हटा दो, पीछे जो बचा वो धातु है हिंदी में, राइट। फिर हमने बात की थी कि कार्य का करना क्या होता है और कार्य का होना क्या होता है। सिंपली समझ लीजिए, कार्य का करना मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाएं जितनी भी होती है, प्राणीवाचक कर्ता का हस्तक्षेप जहां होता है वो कार्य का करना है। नेचुरल एक्टिविटीज, कार्य अपने आप होता है, स्वतः होता है, उसके पीछे कोई प्राणीवाचक कर्ता नहीं होता, वो कार्य का होना है। राम पत्र लिखता है, रमा विद्यालय गई, कार्य का करना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेरे गांव के उस तरफ एक नदी बहती है, वर्षा हुई, सर्दी तेज है, फसल पक गई, फूल खिल गए, ये सब कार्य का होना के अंतर्गत आएगा। फिर हमने प्रकार की बात की, प्रकार में हमने समझा कर्म के आधार पर। सबसे पहले कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हमने समझा ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम क्या और किसको का प्रयोग करते हैं, सिर्फ क्या और किसको का प्रयोग करेंगे, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितना इनका प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमने देखा था। फिर कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक क्या है, तो हमने देखा जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं और कर्म की संभावना भी नहीं, यहां कर्म नहीं और कर्म की संभावना भी नहीं, वो अकर्मक। और जिस क्रिया के साथ कर्म है या कर्म की संभावना है वो सकर्मक क्रिया है। दो तरह से आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं, दो तरह से प्रश्न किए जा सकते हैं। एक तो आपको सिर्फ क्रिया दी जाएगी और आपको पता लगाना है, वाक्य अपने विवेक से क्रिएट करना है, अपने विवेक से क्रिएट करना है, ठीक है। और फिर कर्म है या कर्म की संभावना लगा देनी है, अकर्मक और सकर्मक की पहचान हो जाएगी। दूसरा, आपको वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य की पहचान करने के लिए आपको बाकी के तीन वाक्य जो हैं उनको समझना पड़ेगा, और उन बाकी के तीन वाक्य जो हैं उनके आधार पर अपना निर्णय लेना पड़ेगा, ठीक है। इस वाक्य में सीमा पड़ रही है, सकर्मक है। इस वाक्य में, इस प्रश्न में हमने देखा कि चलो कोई बात नहीं, इस वाक्य में हमने, इस प्रश्न में हमने देखा सीमा पड़ रही है, सकर्मक है। लेकिन एक वाक्य हमने देखा उसमें वो पड़ रही है, अकर्मक भी है, अकर्मक हो सकता है। तो बाकी के तीन वाक्यों से अपने को डिसीजन लेना पड़ेगा। अब सकर्मक क्रिया दो तरह से, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक तो स्पष्ट, द्विकर्मक में ध्यान रखना है जहां क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म हो, क्या से उत्तर मिले वो प्रधान कर्म होगा, किसको से उत्तर मिले वो गौण कर्म होगा, राइट। फिर हमने बात की थी देना क्रिया को, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर देना क्रिया में इस प्रकार का भाव निहित है, परोपकार का भाव, देकर वापस न लेने का भाव है, तो फिर जो गौण कर्म होता है वो संप्रदान होता है, वो कर्म नहीं होता, फिर वो क्रिया एक कर्मक ही मानी जाती है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।